तानिया एजुकेशन। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं क्लास 10th का गुजरात बोर्ड का सोशल साइंस। 11th और 12th का पूरा हो चुका है। इसका चैप्टर 1 पूरा फिनिश हो गया है, जिसकी एक मैंने प्लेलिस्ट भी बना ली है। आप चैप्टर वाइज जैसे जैसे उसमें डिटेल्ड एक्सप्लेनेशंस आ जाएंगे, आप प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं जो भी आपके प्रॉब्लम्स हो। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है कल्चरल हेरिटेज ऑफ इंडिया, ट्रेडिशनल हैंडीक्राफ्ट एंड फाइन आर्ट्स। शुरुआत करने से पहले हम सबसे पहले तो इसके बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन जान लेते हैं। इस पर्टिकुलर चैप्टर में आप ये जानेंगे कि इस हमारे इंडिया में कौन-कौन सी ऐसी कलाएँ थी, कौन-कौन से आर्ट्स थे जो हमारे इंडिया में बने, फ्लरिश हुए और आगे बढ़े। चलो शुरुआत करें। सबसे पहले तो हमको पता है कि इंडिया रिच कल्चरल हेरिटेज का एक देश है। हमारे यहाँ पर बहुत सारा कल्चरल हेरिटेज है, और कल्चरल हेरिटेज और नेचुरल हेरिटेज का बीच का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। कल्चरल हेरिटेज वो होता है जो मैन मेड है, राइट? और यहाँ पर कल्चरल हेरिटेज में क्या-क्या आता है वो भी लिखा है। मटेरियलिस्टिक एंड जेनेटिकल हेरिटेज। जेनेटिकल का मीनिंग होता है जो हमारे पूर्वजों से हमें मिला, और मटेरियलिस्टिक का मीनिंग क्या होता है कि जो कोई चीज़ है, कोई वस्तु है, वो हेरिटेज को आप कल्चरल हेरिटेज में इंक्लूड करेंगे। जो कोई बच्चा है तो उसके अंदर जो सारी चीज़ें उसके पेरेंट्स में से आती है, वो कैसा दिखता है, उसका दिमाग कैसा होगा, ये सब पेरेंट्स में से मिलता है, बर्थ से ही उसके अंदर होता है। उसको हम बोलेंगे जेनेटिक इनहेरिटेंस। जबकि कोई घर, ज़मीन या एस्टेट, ये सब जो हमको हमारे बड़े बुजुर्गों से मिला, इसको हम बोलेंगे मटीरियल हेरिटेज, जो चीज़ें हमको मिली हैं। सिमिलरली जो भी इंसान के पास अभी भी है, अपनी बुद्धि, अपनी स्किल से वो जो बना सकता है, उसको हम बोलते हैं कल्चरल हेरिटेज। साथ-साथ में ट्रेडिशन, कस्टम, रिचुअल और हमारी लाइफ़स्टाइल, इन सबको मिला करके हम जब रखेंगे तो उसको बोलेंगे कल्चरल हेरिटेज। साथ ही साथ इसके साथ-साथ हमारे जीवन में कई और चीज़ें आती हैं, जो है आपकी एजुकेशन, फार्मिंग यानी खेती-बाड़ी, एजुकेशन यानी पढ़ाई ऑब्वियसली, ट्रेड, बिज़नेस, हमारी डेली लाइफ के जो नियम हैं, कायदे कानून हैं, हमारे फेस्टिवल्स जो हमारे त्योहार हैं, एंटरटेनमेंट ज़रूरी है, आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट, हमारी आर्ट एंड हैंडीक्राफ्ट मतलब कुछ कला, कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे हमारा जो क्रिएटिव माइंड है वो भी एक्टिव रहे। बिलीफ है, स्किल है, बिलीफ्स का मीनिंग होगा कि हम किस चीज़ में मानते हैं, किस में नहीं मानते, ये सब चीज़ें हमारे कल्चरल हेरिटेज में आती हैं। क्योंकि इंडिया हमारी दुनिया में एक एंशिएंट कंट्री रहा है, पहले से ही हमारे यहाँ पर ये सब चीज़ें होती रही हैं, तो हमारे यहाँ पर बहुत अच्छे खासे ट्रेडिशंस हैं, सोशल वैल्यूज़ हैं, डॉगमा, कस्टम्स और फैमिली सिस्टम्स हैं। यानी हमारा जो पहले से हमारा जो परिवार का एक व्यवसाय है, मतलब जो चल रहा है, जिस हिसाब से हमारा परिवार चल रहा है, जो हमारे सिस्टम्स हैं, जो हमारे मान मान है, हम जिस चीज़ को मानते हैं, जिस चीज़ को नहीं मानते, दूसरों का पैर पड़ना, हर चीज़ का एक तरीका है, हर त्योहार मनाने का एक तरीका है, तो ये हमारे फैमिली सिस्टम में पहले से है। और इसीलिए हमारी ड्यूटी बनती है कि हम हमारे कल्चरल हेरिटेज को सेव करके रखें, प्रिजर्व करके रखें। हमारे पुराने लिटरेचर में से 64 आर्ट्स जो हैं वो हमें मिलते हैं, जो हैं हैंडीक्राफ्ट, वर्कमैनशिप स्किल्स यानी कि काम करने का तरीका, कसाब आर्ट, ड्राइंग, म्यूज़िक, ड्रामेटिक आर्ट और डांस। ये सब हमारे आर्ट्स हैं जो हमें पहले से मिलते आ रहे हैं। एंशिएंट करेंसीज़ भी बड़ी वैल्यूएबल थी, पहले जो करेंसीज़ थी वो बड़ी वैल्यूएबल थी। इंडिया की जो प्रॉस्पेरिटी थी, इंडिया में इतनी सारी चीज़ें थी, इतनी अच्छी खूबसूरत चीज़ें थी, इसीलिए ही विज़िटर्स ने इंडिया को अटैक किया। जहाँ अच्छी चीज़ मिलती है वहीं लोग अटैक करते हैं, जहाँ लड्डू मिलेंगे, मोती मिलेंगे वहीं लोग आएँगे, जहाँ कुछ नहीं मिलेगा वहाँ नहीं जाएँगे। आज जो है इंडिया का जो योगा का एजुकेशन है वो भी हमारा कल्चरल हेरिटेज का एक पार्ट है, जो पूरी दुनिया ने माना है, और इसीलिए 21 जून को वर्ल्ड योगा डे पूरे विश्व में मनाया जाता है। इस चैप्टर में हम अलग अलग आर्ट एंड क्राफ्ट को अब पढ़ने वाले हैं। आर्ट ऑफ इंडियन आर्टिसंस से शुरुआत करें। इंडियन कल्चरल हेरिटेज की जो खूबसूरती है हमारी, वो इन्हीं ट्रेडिशनल आर्ट्स में हमको मिलती है। आर्टिसंस का मतलब जो कलाकार हैं, और ट्रेडिशनल आर्ट मतलब जो वो कला वो करते थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरती से अपने जो लोग हैं, वेरिड लाइफस्टाइल ऑफ पीपल, उस ज़माने के लोगों का लाइफस्टाइल उन्होंने बड़ी खूबसूरती से हमको दिखाया है। उनका जो आर्ट है और जो हैंडीक्राफ्ट है वो आज भी बड़ा याद किया जाता है।
weaving, embroidery, wooden art, clay work, drawing, painting, leather industry, enamel work, sculpture, आर्किटेक्चर, आर्किक वर्क, ये सब आप धीरे धीरे अभी एक एक करके पढ़ेंगे। ये सारे वर्क्स की अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी है हमारे इंडिया में। शुरुआत करें क्ले से, तो इंसान और क्ले का एक बड़ा गहरा रिश्ता रहा है पहले से ही। पूरी जिंदगी हमारी जो है वो क्ले के ही आसपास घूमती रहती है, फ्रॉम द क्रैडल टू द ग्रेव। क्ले को यहाँ पर नॉर्मली मिट्टी से जोड़ा गया है। बचपन से लेके मौत तक हम मिट्टी से जुड़े हुए ही रहते हैं। मेटल का इन्वेंशन हुआ तो भी क्ले की मेटल के इन्वेंशन से पहले क्ले की चीज़ों को बड़ा ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता था। पहले खिलौने, पॉट्स जो हैं, मिट्टी के बर्तन आज भी बनते हैं। पिक्चर्स, अर्दन लैम्प्स, क्ले स्टोव यानी चूल्हा, क्ले वेयर्स, ये सब चीज़ें पहले से बनती थी। इवन हम लोग पहले हमारा अनाज भी, दूध, घी, दही, छाछ, ये सब चीज़ें मिट्टी के बर्तनों में डाल के रखते थे। मैक्सिमम किचन की जो चीज़ें होती थी वो ऐसी मिट्टी से बनी होती थी। घरों की दीवारें, कुबाज यानी कि हट्स, ये सब काऊ डंग और क्ले को मिला करके एक पेस्ट बनाते थे और उससे उसको प्लास्टर करते थे। ऐसा क्यों करते थे? ताकि कीड़े मकोड़े काऊ डंग से ना आए। बहुत सारे क्ले यूटेंसिल्स जो हैं वो रेड कलर के दिखाई देते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये लोथल, मोहनजोदारो और हड़प्पा कल्चर से आते हैं। पॉटर्स व्हील जो है वो बेस्ट डिवाइस माना जाता है। पॉटर्स व्हील गोल होता है, गोल गोल घूमते रहता है। पॉटर्स व्हील को बेस्ट डिवाइस माना जाता है क्ले वर्क के लिए पुराने ज़माने में। आज भी हमें पिक्चर जो है जिसमें अर्दन लैम्प अंदर रखा जाता है नवरात्रि में, जो हम दिया जलाते हैं गरबे में, वो आज भी देखे जाते हैं। इंडिया जो है पहले बेक्ड यूटेंसिल्स, बेक्ड क्ले के प्लस अनबेक्ड क्ले के, टेराकोटा जो बनते हैं। अनबेक्ड क्ले वो होती है जो छोटे बच्चे क्ले से खेलते हैं। बेक्ड क्ले वो होती है जो मिट्टी मिट्टी के ये मटके और ये सब बनते हैं, ये बेक किए जाते हैं। आग में इनको रखा जाता है ताकि ये पक्के हो जाए। और ये जो है कैसे हमको पता चला पहले क्ले यूटेंसिल्स बनते थे? हमें इसके कुछ ऐसे रिमेन्स मिले हैं, कुछ इनके अंश मिले हैं। कहाँ से? नागार्जुन कोंडा जो साउथ इंडिया में है और लागनाथ जो महसाणा डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ पर क्ले के बर्तनों के अंश हमको देखे जाते हैं। आर्ट ऑफ वीविंग देखें, लंबे लंबे धागे जो बनाते हैं कॉटन के छोटे छोटे टुकड़ों को, कॉटन के बॉल्स में से ये जो लंबे धागे बनाते हैं और उनको जॉइन करके जब आप कपड़ा बनाते हैं तो उसको बोलते हैं आर्ट ऑफ स्पिनिंग, बुनाई इसको बोलते हैं। गांधी जी ने कॉटेज इंडस्ट्री को बड़ा महत्व दिया था और उन्होंने स्वदेशी को भी इसी से ज्वाइन किया फ्रीडम मूवमेंट के दौरान, कि वे हमको कपड़ा दूसरों का नहीं चाहिए, हम खुद ही बनाएंगे। उस कपड़े का नाम उन्होंने रखा था खादी, और इन्होंने नई हिस्ट्री भी इससे बनाई थी। बात करें हैंड वीविंग की, पहले से ही टेक्सटाइल नो हाउ के लिए इंडिया जाना जाता है। इंडिया वालों को पता है कि कैसे कपड़ा बनता है। वेल नोन होल पीस ऑफ क्लोथ्स जो है उसको ताका बोलते हैं। जो फाइन मसलिन एक कपड़ा है जो इजीली आप उसको एक रिंग से भी पास कर सकते हो, एक मैच बॉक्स में भी रख सकते हो। ये सब आपके वो ऐसे कपड़े हैं। साथ ही साथ जो गलीचा है, अलग अलग रीजन्स में कारपेट्स को हम लोग गलीचा बोलते हैं, जो नीचे धरती में बिछाया जाता है। आर्ट अटायर्स यानी हमारे कपड़ों पे निटिंग वर्क करना, जो डिज़ाइन बनाना, ये सब का बड़ा महत्व होने लगा इंडिया में। उनमें से पाटन का पटोला, ये एक साड़ी है। कांजीवरम, बनारसी साड़ी, राजस्थान की बांधनी साड़ी, इन सब की अपनी अलग पहचान हो गई। सोलंकी एरा का जो सोलंकी एक राजा था जिसके टाइम में गुजरात ने इस फील्ड में बड़ी तरक्की करी थी। सिद्धराज जय सिंह, उन्होंने उनके टाइम पे भी कई सारे वीवर्स इंडिया में आए और पाटन में वो सेटल हो गए। पाटन का पटोला वर्ल्ड फेमस हो गया क्योंकि उनकी कला ही ऐसी जोरदार थी। पाटन का ये जो कला है ये 850 साल पुराना है। और कुछ ही ऐसे आर्टिसंस हैं, हैंडफुल ऑफ आर्टिसंस, कुछ ही ऐसे आर्टिसंस हैं जिनको इतना ये मुश्किल काम और इतना टाइम कंज्यूमिंग काम, इसमें टाइम भी बहुत लगता है, ये काम उनको आता है। ऐसे कुछ ही आपके कलाकार अभी हैं। जो सिल्क वेयर है, बेवाड़ एक जो है वो भी पाटन में बनता है और इसी को अपने बोलते हैं पटोला पाटन का। एक साड़ी का नाम है पाटन का पटोला। एक का मतलब होता है बुनाई करना, वीविंग।
ये जो साड़ी है ये इस तरह से बनाई जाती है कि इसको आप किसी भी साइड से पहन सकते हैं। आप ऐसे पहने तो भी सीधी लगेगी, वैसे पहने तो भी सीधी लगेगी। ये जो पटोला साड़ी है ये बहुत लंबी चलती है और उसके ओरिजिनल कलर्स बहुत समय तक वैसे के वैसे ही रहते हैं। ऐसा बोलते हैं, पड़ी पटोड़े बात, फीटे नहीं। मतलब ये वो पटोड़ा है जो अ, फटेगी नहीं, फट भले जाएगी पर फिटेगा, इसके कलर्स नहीं फिटेंगे। डिजाइन जो है वो कभी नहीं जाएगा भले कपड़ा फट जाए, ठीक है। आर्ट ऑफ एम्ब्रॉयडरी की बात करें, वर्क जो है एम्ब्रॉयडरी का वो हमारे आइडल्स स्टैचूज के जो कपड़े होते हैं उन पे एम्ब्रॉयडरी का काम देखा जाता है। ये कब हमको कहाँ से मिला, हड़प्पा और मोहनजोदारो का जो हम खुदाई कर रहे थे तो वहां पर हमें जो मूर्तियां हैं, मूर्तियों के जो कपड़े हैं उन कपड़ों पे ये एम्ब्रॉयडरी मिलती है। वीविंग जो है कपड़ों पे, मेन वुमेन और चिल्ड्रन इन सब के कपड़ों पे पहले से ही बहुत फेमस रही है। ये आर्ट जो है एम्ब्रॉयडरी का, ये आदमी, औरत और बच्चों के कपड़ों पे सिंध, सौराष्ट्र, कच्छ रीजन हमारे गुजरात में इस टाइम पे इंडस सिविलाइजेशन के टाइम पे किया जाता था। साथ ही साथ कश्मीरी या कसाब वर्क जो है कश्मीर का वो भी बड़ा फेमस है। एम्ब्रॉयडरी के साथ साथ जामनगर, जेतपुर, भुज, मांडवी इनकी बांधनी साड़ियाँ, बांधनी वर्क, बांधनी की सिर्फ साड़ी नहीं, बांधनी की ड्रेसेस भी होती है, ये बड़ी पॉपुलर हो गई। बांधनी की जो ट्रेडिशनल स्टाइल है ये बड़ा क्योंकि वो लस्टर है, यानी कि ये बहुत स्मूथ कपड़ा है, प्लस ये बहुत ज्यादा आपको राहत देने वाला, ठंडक देने वाला कपड़ा होता है। इसके अंदर एलिफेंट, पपेट, डाइस, पिक्चर इन सब की डिजाइन आज भी बड़ी पॉपुलर है। कॉटेज इंडस्ट्री का अब जिम्मा कच्छ की, सौराष्ट्र रीजन की वुमेन के हाथों में आ गया। ट्रेडिशनल आर्ट जो था एम्ब्रॉयडरी, तोरण, तोरण होता है जो घर के बाहर, दरवाजे के बाहर लगाते हैं उसको तोरण बोलते हैं। छकड़ा, पिल्लो कवर, बेडशीट, शाख, तोड़ा लिया, ये सब केड़िया जो है वो होता है जब हम नवरात्रि में जो मेन पहनते हैं उसको केड़िया बोलते हैं। एम्ब्रॉयडरी वर्क उनके शॉल्स पे, क्विल्ट पे, इन सब पे भी किया जाता है, अलग अलग डिजाइन बनाई जाती है। जो जाट कम्युनिटी है, बन्नी एरिया ऑफ कच्छ, इसकी एम्ब्रॉयडरी अपने आप में यूनिक है। इसके बारे में एमसीक्यूज भी बनते हैं। लेदर इंडस्ट्री की बात करें तो जो डेड एनिमल्स हैं उनकी चमड़ी को यूज किया जाता था बड़े सारे कामों के लिए पहले के जमाने में। जब एनिमल मर जाता था तो उसकी स्किन को प्रोसेस करते थे अपने तरीके से उस टाइम पे। लेदर को जो है मसाक बनाने के लिए, मसाक एक बैग होता था जिसमें पानी भर के लोग जब कभी जंगलों में या कहीं पर भी मान लो ट्रैवल कर रहे हैं तो हमारे पास तो अब तो बॉटल है, उस टाइम पे वो लोग मसाक बनाते थे ताकि वो पानी उसमें भर सके। साथ ही साथ कोस, ड्रम, ढोलक, तबला, ये सारे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ये बनाने के लिए भी ये जो मरे हुए जानवरों की चमड़ी है वो यूज होती थी। जो ब्लैक स्मिथ होते थे, जो बेलोज यूज करते थे जिसके ऊपर वो अपना काम करते थे, वो भी इन्हीं से बनता था। अलग अलग फुटवेयर, लेदर बेल्ट, ये सब आज भी इन्हीं से बनते हैं। ये एनिमल्स को टाई करने के लिए भी इन सारी चीजों में ये जो स्किन है ये यूज होती है। लेदर जो है वो शील्ड बनाने के लिए भी यूज होता था जब आपकी वॉर होती थी, यानी कि लड़ाई झगड़ों में, तब भी ये एक शील्ड की तरह काम आता था टू प्रोटेक्ट समवन, यानी कि आपके एनिमल वर्क की। इंडिया की जो कोस्ट लाइन है वो तीनों डायरेक्शंस में है, ईस्ट, वेस्ट और साउथ में। और ये है 7,517 किलोमीटर लॉन्ग। और इसीलिए डायमंड्स और बीड्स हमारे यहाँ पर बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। ये सब समुद्र में से ही निकलती हैं जो भी चीज़ें हैं। और इन जेम्स का, डायमंड्स का इस्तेमाल भी बहुत ज़्यादा होते आया है पहले से ही। पहले से ही डायमंड्स और बीड्स का ट्रेड जो है वो सी रूट से होता था। अलग अलग देशों से ये ट्रेड किया जाता था। डायमंड स्टडेड ऑर्नामेंट्स भी बनाए जाते थे फॉरेन कंट्रीज में, इनकी बड़ी डिमांड रही है अब तक। वर्ल्ड फेमस डायमंड्स है कोहिनूर और ग्रेट मुगल, ये इंडिया में ही पाए जाते थे। इंडिया इंडिया के जो लोग हैं वो भी डायमंड और उसके रिलेटेड ऑर्नामेंट्स के बड़े शौकीन रहे हैं। और यहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलती है। पहले डायमंड और ये सारी जो डायमंड की ज्वेलरी होती थी, पहले
रिच और रॉयल पीपल सिर्फ डायमंड और ये सारी ज्वेलरी पहनते थे, साथ में गोल्ड ऑर्नामेंट्स भी पहनते थे। डायमंड्स, रूबी, बीड, एमराल्ड, टोपाज, ये सारे नाम हैं। एमराल्ड डार्क ग्रीन कलर का होता है, जो आज भी कई सारे लोग पहनते हैं। एग्जाम्पल्स आपने देखे होंगे, अंबानीज अपनी शादी में एमराल्ड्स के बने हुए बड़े बड़े नेकलेसेस वो लेडीज पहनती हैं। ये थ्रोन्स, क्राउन्स, ज्वेलरी, ब्रेसलेट, गार्लैंड, इन सारी चीजों में ये काम आते हैं। थ्रोन्स और क्राउन्स जो मुकुट बनते थे पहले के राजाओं के। बीड वर्क भी हमारे गुजरात में बड़ा फेमस रहा है। ब्यूटीफुल बीड जो है तोरण, पंचित, पॉट, भरी यानी कि डोर ग्रिल और फ्रेम्स पे किया जाता है। छगड़ा जो ट्रेडिशनल वॉल पीस होता था, जो दीवार पे लगाया जाता है। डेकोरेटिव कोकोनट, सेरेमनीज के टाइम पे लग्न ना नारियल, जब नारियल दिया जाता है लग्न के दौरान, तो उस टाइम पे कोकोनट को भी इसी से डेकोरेट करते थे। एंदोनी मोडिया एक नेट होती है जो जिससे हम बुलक और हॉर्न की बुलक का जो मुंह है उसको हम बंद रख सकते हैं। ये एक नेट होती थी और उस पे भी डिजाइन इससे बीड से डिजाइन होती थी। जो राजा महाराजाओं के जो हाथी और ये सब होते थे उनके ऊपर भी डिजाइन होती थी। उनके जो हॉर्न्स होते थे उन पे भी ये सारे कपड़े लगते थे। हैंड फैंस, एनिमल का पीछे का कवर, झूल जिसको बोलते हैं, ये सब इन आर्टिस्टिक वे से पूरी तरह से डेकोरेटेड होते थे और फिर उन पे लगाए जाते थे। इंडिया पहले से ही ज्वेलरी का एक लीडिंग कंट्री रहा है। मतलब ये तब से है जिस टाइम को हम याद भी नहीं कर सकते, तब से इंडिया ज्वेलरी में एक ऐसा देश रहा है जो बहुत आगे रहा है। इंडिया ही एक कंट्री है जहां पर एनामल वर्क, साथ साथ में गोल्ड और सिल्वर वर्क तो हमारे यहाँ होता ही है, एनामल वर्क भी हमारे यहाँ पर सबसे ज्यादा पाया जाता है। एनामल वर्क का मतलब होता है रेड, ग्रीन, ब्लू कलर्स डालना गोल्ड सिल्वर ऑर्नामेंट्स में। आप देखते होंगे कलरफुल आपके ऑर्नामेंट्स होते हैं। एग्जाम्पल है रिंग, बैंगल, इयररिंग, की चेन और चेन, इन सब में एनामल वर्क जो है वो देखा जाता है। स्पेशली जयपुर, दिल्ली, लखनऊ, बनारस और हैदराबाद में एनामल वर्क के आर्टिस्ट पाए जाते हैं। बात करें जरी वर्क की, जरी वर्क जो है इंडिया में पहले से ही देखा जाता है। गोल्डन सिल्वर थ्रेड्स को यूज किया जाता है, कपड़ों के साथ उनको बुना जाता है और एम्ब्रॉयडरी की जाती है गोल्ड और सिल्वर थ्रेड से, यानी धागे ही सोने के या चांदी के बने हुए होते हैं और इससे उन कपड़ों की डेकोरेशन हो जाती है, शान बढ़ जाता है। सूरत हमारे गुजरात का जरी वर्क के लिए बड़ा फेमस है। जरदोशी वर्क जो है उसकी अपनी एक खूबसूरती है, निटिंग और एम्ब्रॉयडरी, ये जरदोशी वर्क का एक नाम है। सूरत के जो आर्टिसंस हैं वो साड़ी, पानेतार, घर चोला, ये सब वो बनाते हैं। ब्यूटीफुल ड्रेसेस वो बनाते हैं। का मेटल वर्क यानी कि एनग्रेविंग, मेटल वर्क जो है वो भी बड़ा पुराना एक आर्ट फॉर्म रहा है इंडिया का। मेटल एज जो है वो स्टोन एज के बाद आई, ठीक है। जो लोथल के आर्टिसंस थे उन्होंने सिकल, ड्रिल यानी कर्व्ड सॉ, निडल, ये सारे वेपन्स जो हैं वो मेटल के बनाए। कॉपर और ब्रॉन्ज के बनाए। कॉपर और ब्रॉन्ज एक तरह के मेटल्स हैं, राइट, जिसको हम हमारी भाषा में पित्तल, तांबा ये सब बोलते हैं। मोर ओवर, साथ ही साथ उन्होंने बर्तन, मूर्तियां और पॉट्स भी इनके बनाए। आर्म्स एंड अम्यूनिशन फॉर वॉर्स, जो वॉर्स में वेपन्स और ये सारी चीजें लगती थी वो भी मेटल की बनती है। गोल्ड और सिल्वर जो ऑर्नामेंट्स बनाने के लिए यूज होते हैं, गोल्ड और सिल्वर भी नथिंग बट दे आर ओनली मेटल्स ऑल्सो। कॉपर, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये सब हमारे यूटेंसिल्स, आइडल्स बनाने के काम आते हैं। जबकि आयरन जो है वो इंस्ट्रूमेंट्स और वेपन बनाने में काम आता है। आयरन के कई सारे बर्तन भी बनते हैं हमारे घरों में जो यूज होते हैं, बड़े बड़े कैन जिनमें हम अनाज रखते हैं, ये सब लोहे के बनते हैं। वुडन आर्ट की बात करें तो मैन, ट्री, फॉरेस्ट, ये सब एक दूसरे से बड़े क्लोजली रिलेटेड है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। पहले वुड को आग के लिए काम लाया जाता था, वुड से हम आग जला सकते थे। बाद में उसको वेपन बनाने के लिए यानी कि हथियार बनाने के लिए, बिल्डिंग बनाने के लिए और बाकी का कंस्ट्रक्शन वर्क करने के लिए काम आने लगा वुड। फिर उसके बाद वुड से मूर्तियां बनने लगी, बच्चों के लिए खिलौने बनने लगे, वुडन पिलर्स, बड़े बड़े थाम्बे जो बनते हैं वो, दरवाजे, खिड़कियां, ये सब छोटी छोटी हट्स जो है उनके टेरेस के टॉप पे वुड को यूज करने लगा। थ्रोन्स, चेयर, ग्रिल,
थ्रोन मतलब जो राजा की गद्दी होती है। इन सब चीज़ों के बाद वुड कार्विंग जो है वो भी डेवलप हुई। वुड के ऊपर भी डिजाइन्स कार्वेशन ये सब होने लगा। वुडन फर्नीचर जैसे कि झूला, इडार के जो टॉयज हैं, ईडर के टॉयज बड़े फेमस हैं। संखेड़ा, ईडर ये दोनों गुजरात की जगह है जहाँ पर टॉयज और झूले बड़े फेमस हैं जहाँ के। इनले वर्क की बात करें, इनले वर्क भी बड़ा पुराना है। इंडिया के जो राजा होते थे, एम्परर्स, रूलर्स और रॉयल पीपल, उस टाइम पे ऑर्नामेंट्स पहना करते थे, जैसे कि गले का नेकलेस, ब्रेसलेट, क्राउन, रिंग, नोज रिंग, दामनी, टीको, यानी कि ये इन सब में बढ़िया से मोती लगे होते थे जो बड़े महंगे होते थे, जैसे कि डायमंड, पर्ल्स, रूबी ये सब लगे होते थे। इस नेकलेस में या किसी भी ऑर्नामेंट में इन जेम्स को फिट करना, इसी काम को बोलेंगे इनले वर्क। जो आर्टिस्ट ये काम करते थे वो आपके मिलते थे राजस्थान के बीकानेर में। अकीक वर्क की बात करें, अकीक एक बड़ा ही प्रेशियस स्टोन है, स्पेशली रिवर के वैली एरियाज में यानी कि खाई में पाया जाता है। ये कैल्केडोनिक है, मतलब चीफली इसको हमें मिक्स करना ही पड़ता है सिलिका ब्लू या वाइट स्टोन के साथ। कार्नेलियन जो है वो मेन स्टोन है जो सेमी ट्रांसपेरेंट इसकी क्वालिटी है, मतलब आधा पारदर्शिता है, पूरा नहीं दिखेगा, सेमी ट्रांसपेरेंट है और बड़ा ही ब्यूटीफुल रेड कलर है इसका। गुजरात में भी बढ़िया बढ़िया से स्टोन्स मिलते हैं। बड़ी और छोटी साइज में कहाँ मिलते हैं? रनपुर और सूरत में। ये सारे स्टोन्स को खंबात भेजा जाता है ताकि इनको अलग अलग स्टोन्स में डाला जा सके, अलग अलग डिजाइन्स बनाई जा सके। यही लोग बीड्स और गार्लैंड ऑफ स्टोन्स ये भी बनाते हैं। बीड्स और गार्लैंड्स का मतलब होता है स्टोन की बनी हुई एक पूरी लर हो गई, एक गुलदस्ते जैसा हो गया, कुछ डेकोरेटिव सा हो गया, ये सब ये लोग बनाते हैं। लास्ट है आपका इसमें, वो है पेंटिंग। सभी आर्ट्स में पेंटिंग सबसे आगे है। पेंटिंग एक ऐसा आर्ट है जिसमें आप लाइंस और कलर्स के द्वारा हर चीज को बता सकते हो। इसका मतलब क्या है कि आपने जो देखा, आपकी आंखें जो देख रही है उसको आप कॉपी कर रहे हो, राइट। इमिटेटिंग का मतलब क्या हुआ? आपका दिल जो महसूस कर रहा है, आपकी आपकी आंखें जो देख रही हैं या आपकी आंखें जो फ्यूचर देख रही हैं, हर उस चीज को आप इमिटेट कर रहे हो, कॉपी कर रहे हो ऑन अ पेपर विथ हेल्प ऑफ लाइंस एंड कलर्स। ठीक है। इसमें हम एनिमेट और इनएनिमेट करते हैं, मतलब हम इसमें उन चीजों को दिखाते हैं एज इफ वो जिंदा है, ऐसा लगता है। वो सारी चीजें नेचर की जो भी हमने देखी वो सब हम लोग ड्रॉ करते हैं। इंडियन आर्ट ऑफ पेंटिंग का जो हमें विशेष मिलते हैं वो 5,000 सालों से हड़प्पन कल्चर से हमको मिलते हैं। पेंटिंग बहुत सारे जगहों पर आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट जब एक्सकवेशन कर रहा था, खुदाई कर रहा था, तो बहुत सी जगहों पर पेंटिंग मिली। बर्ड्स, एनिमल्स की पेंटिंग जो है वो भीमबेटका मध्य प्रदेश में जो है, उस टाइम पे भी, स्टोन एज के टाइम पर भी ये हमें पेंटिंग्स मिली है। लोग जो हैं ज्योमेट्रिकल डिजाइन्स और स्केचेस बनाते थे, इसका मतलब उस टाइम पर भी ज्योमेट्री थी। एलिफेंट, राइनोसोरस, डियर ये सब नोटेबल पेंटिंग्स में से एक रही है। अजंता एलोरा की जो केव्स हैं वो इनकम्पैरेबल स्पेसिमेन है, एक एग्जाम्पल है जिसको किसी से तुलना नहीं कर सकते इन सारी पेंटिंग्स में। स्वस्तिक बनाना, पिक्चर गणेश बनाना, ये सब फेस्टिवल्स के दौरान हम लोग करते हैं और ये पहले से ही चलते आ रहा है। रंगोली भी